सनलाइट आ रहा तो यूवी, अभी रेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये अर्थ है, इक्वेटर है, ये पोल है, और इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट आता है, इसलिए इसकी हाइट यहाँ बढ़ जाती है, और यहाँ पर कम इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट आता है तो हीट एनर्जी यहाँ कम मिलता है, तो इसलिए इसकी हाइट नीचे रही रहती है। इतना हाइट नहीं रहती है 18 किलोमीटर जितना कि इक्वेटर पर है। यहाँ पर कम हाइट में ही ट्रोपोस्फेयर रहता है। इसके जस्ट एबव स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में 25 to 35 किलोमीटर के बीच में ओजोनोस्फेयर है, और ओजोनोस्फेयर बनता कैसे? यूवी रेज के वजह से बनता है। अब देखो, अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ओजोन केवल स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, थोड़ा बहुत ओजोन ट्रोपो में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, occurrence zone of O3 range from 15 kilometer to 80 किलोमीटर, 15 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। तो अब देखो, ये 15 किलोमीटर तो मतलब यहाँ कहीं है, इस जगह कहीं है ओजोन। तो जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है वो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है हम लोगों के लिए वो हार्मफुल नहीं है। तो मैं यहाँ नोट्स में लिख दे रहा हूँ, O3 which is found in troposphere is harmful for human। हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग, ह्यूमन तो छोड़ो, सभी के लिए नुकसानदायक है। हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग। एंड O3 which is found in stratosphere is beneficial for living being। ठीक है, देखिए, O3 which is found in troposphere is harmful for living being। O3 जो यहाँ ट्रोपोस्फेयर तक पाया जाता है वो हम लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। बट O3 मतलब ओजोन विच इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर लिविंग बीइंग। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में O3 पाया जाता है वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अब वो कैसे बेनिफिशियल है आगे अभी पढ़ाया जाएगा सब कुछ। कैसे? प्राइमा फेसी भी देखो, प्रथम दृष्टिया में भी दिख रहा है, अगर ये ओजोन नहीं होता तो यूवी रेज यहाँ आ जाती तो हम लोगों के लिए ये हार्मफुल हो जाती। यूवी रेज क्या? ब्लाइंडनेस करा देती, स्किन कैंसर करा देती, डीएनए म्यूट करा देती। डीएनए म्यूट का मतलब इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है नहीं ट्रांसफर होता, फिर इम्यूनिटी को भी घटा देती हैं बॉडी को। तो ये सब इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इनका जो ओजोनोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, इनका रहना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के सर्वाइवल के लिए। अगर ये नहीं होती तो हम लोग शायद अलग कंडीशन में होते। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सर ट्रोपोस्फेयर होता क्या है? ट्रोपो का मतलब होता है मिक्सिंग, स्फेयर का मतलब होता है जोन। तो इट इज जोन ऑफ मिक्सिंग। ट्रोपोस्फेयर जोन ऑफ मिक्सिंग है। और इस जोन ऑफ मिक्सिंग में क्यों मिक्सिंग होता है? क्योंकि सन से आने वाली हीट एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब करती है। तो ये यहाँ से फिर ये जो हीट एनर्जी अर्थ में एब्जॉर्ब हो गया, इसके संपर्क में जितने भी विंड्स या एयर आती हैं ये भी हीटेड हो जाती हैं। तो ये हीटेड होके टर्बुलेंट हो जाती हैं, ऊपर जाने लगती हैं, तो ऊपर नीचे सर्कुलेट करती हैं। तो जहाँ तक मतलब टर्बुलेंसी है, टर्बुलेंसी मतलब एयर पीसफुल नहीं है, काम नहीं है,
उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रोपो कहते हैं। तो ट्रोपो का मतलब मिक्सिंग, ऊपर नीचे हवाएं सर्कुलेट हो रही हैं तो मिक्सिंग हो रहा है जहाँ। स्फेयर का मतलब जोन, तो जहाँ तक हवाओं का आपस में मिक्सिंग होता है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और जो जोन ऑफ मिक्सिंग है इक्वेटर के ऊपर इसलिए हायर हाइट है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हीट एनर्जी आ रही, तो वहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक हवाएं आपस में सर्कुलेट होते हुए मिक्स होते हुए जाती हैं। लेकिन एक पोल पर क्या है, कम हीट एनर्जी आ रही है तो इसलिए वहाँ ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती हवाओं में जो ऊपर उठ रही होती हैं, तो कम ऊंचाई तक जा कर के ही वो शांत हो जाती हैं, पीसफुल एयर हो जाती हैं, काम एयर हो जाती हैं। सर स्ट्रेटोस्फेयर की थिकनेस तो लिखा है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इक्वेटर के ऊपर, और पोल के ऊपर आप 8 किलोमीटर मान लो, 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। और ओजोनोस्फेयर की थिकनेस भी लिख दिया है 25 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर। सर केवल ट्रोपोस्फेयर का हाइट अलग अलग होता है ना अनपोल, हाँ हाँ, क्योंकि यही सबसे नीचे वाला लेयर है एटमॉस्फेयर का। देयर आर 4 लेयर इन एटमॉस्फेयर ने, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और थर्मो में भी 2 हैं, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सईद आजम पूछ रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्यों इंक्लाइंड है। अभी तक मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था ना ट्रोपोस्फेयर इंक्लाइंड क्यों है। मैंने ये बताया कि ट्रोपो का मतलब मिक्सिंग, स्फेयर का मतलब जोन, तो इट इज जोन ऑफ मिक्सिंग। तो हवाओं का मिक्सिंग, तो हवाओं का मिक्सिंग क्यों होता है, जब सूरज से आने वाली, जो सन से आने वाली गर्मी है इक्वेटर पर ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, पोल पर कम जा रही है, तो इक्वेटर के ऊपर पाए जाने वाले जो हवाएं हैं उनमें ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ज़्यादा दूर तक, ऊंचाई तक वो ऊपर नीचे लड़ते हुए जा रही हैं। वहाँ जाके 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाके वो शांत होती हैं। हिंदी में सुनिए अब। और पोल वाले एरिया में क्या है, उनकी अंदर कम एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सनलाइट कम इंटेंसिटी का आता है, तो लड़ाई करते हुए ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठते उठते वो 6 से 8 किलोमीटर पे ही जाके शांत हो जाती हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं रह जाती है। तो फिर वहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का वो बाउंड्री सीज हो जाती है, उसके ऊपर दूसरा स्फेयर अब शुरू होने का है। तो इसलिए ऐसा इंक्लाइंड, जब हम ऊपरी लेयर मिलाते हैं ट्रोपोस्फेयर का तो एक इंक्लाइंड सरफेस बन जाता है। क्लियर? हाँ, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं कि ये मतलब ऐसा है, हवाओं में है। अब हवाएं ऐसे हैं तो आप ऐसे अब ऐसा नहीं कि आप छत डाल दोगे वो इंक्लाइंड छत रहेगा, दिखेगा तो नहीं ना, हवाएं हैं, हवाओं का एक बाउंड्री है। तो आप जब फ्लाइट से ऊपर जाओगे, एयर मतलब फ्लाइट में बैठ के ऊपर आप जाएंगे तो जहाँ तक बादल दिखते हैं वो ट्रोपोस्फेयर है। जहाँ से बादल दिखना बंद हो जाते हैं, बादलों के ऊपर जब फ्लाइट चली जाती है तो स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाती है, उसमें विजिबिलिटी क्लियर रहती है। इसीलिए फ्लाइट क्या होती है, एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके लोअर लिमिट में उड़ती है, जिससे कि वहाँ बादल उसके रास्ते में न मिले और विजिबिलिटी क्लियर हो। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, शुड आई मूव अहेड? अब आते हैं ओजोन क्या होता है। अभी तक तो हमने ओजोनोस्फेयर देखा, अब ओजोन कैसे बनता है। फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ ओजोन, ठीक है, फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ ओजोन। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, since we know that UV rays have highest affinity, UV rays have highest affinity
with UV rays have highest affinity with oxygen. Oxygen molecule. Since we know that UV rays have highest affinity with oxygen molecules, and (97.5%) oxygen of atmosphere found up to height of 29 to 30 किलोमीटर। देखिए यूवी रेज हाईएस्ट एफिनिटी रखती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, मतलब ऊपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला जब वो आ रही थी सन से, एटमॉस्फेयर में और भी बाकी जो लेयर हैं उनको ऑक्सीजन कम मिला। क्यों कम मिला? क्योंकि 97.5% ऑक्सीजन कहाँ तक पाया जाता है, किस ऊंचाई तक पाया जाता है? फ्रॉम जीरो हाइट से लेके 30 किलोमीटर तक 97.5% ऑक्सीजन यहीं तक पाया जाता है। और यूवी रेज की खासियत है, स्पेशल प्रॉपर्टी है कि दे हैव मैक्सिमम अफिनिटी, हाईएस्ट अफिनिटी, मतलब आकर्षण किसके प्रति? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रति। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रति उनका सबसे ज्यादा अफिनिटी है। और वो ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है? जीरो हाइट से लेके 30 किलोमीटर हाइट तक। तो अब देखो जब ये ऐसे आ रही होती हैं तो इन्हें रास्ते में कहीं ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। केवल कहाँ ऑक्सीजन मिलता है? इन्हें ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? ऑक्सीजन केवल इस हाइट में ज़्यादा मिल जाता है। 25 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर वाले हाइट वाले जोन में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है। तो और नीचे आती तो और ऑक्सीजन मिलता, लेकिन ऊपर वाले ऑक्सीजन इसे अब वहीं पर रोक लिए, इसके साथ रिएक्शन कर गए। ऊपर वाले जो ऑक्सीजन बैठे हैं सबसे ऊपरी लेयर में, उन्होंने चूंकि ये हाईएस्ट एफिनिटी रख रहे हैं यूवी रेज और ऑक्सीजन, ऊपर वाले ऑक्सीजन ने ही इनके साथ केमिकल रिएक्शन करके इन्हें कुछ और बना दिया। यूवी रेज को और अपने को बदल गए, दोनों मिल करके कुछ और बन गए। वो क्या बन गया? ओजोन बन गया। तो कैसे ओजोन बनता है देखो, अब यूवी रेज आ रही है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, रिएक्शन हुआ, अब ऑक्सीजन एटम में टूट गया। ये भी ऑक्सीजन एटम बन गया, ऑक्सीजन एटम बन गया, टूट गया। अब ऑक्सीजन एटम फ्री हो गया यहाँ से। अब एक ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल करके क्या बना दिए? O3 बना दिए, ओजोन बना दिए। अब जो ओजोन बना, अब ये ऐसा नहीं कि ये यहीं पर रुका रहेगा, फिर यूवी रेज से रिएक्ट हुआ, या यूवी रेज फिर आए जा रही वहाँ से पीछे से, तो यूवी रेज इसे फिर से तोड़ देती हैं इस तरह से। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम ऐसे टूट गया। तो अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम ROF बोलेंगे शॉर्टकट में, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3। और यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन,
रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ आरओडी, आरओडी ऑफ O3, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब आरओडी ऑफ O3। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, जब शुरू में एटमॉस्फेयर बन रहा था तो उस समय स्टार्टिंग में फॉर्मेशन खूब हुआ, फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद में फर्दर फॉर्मेशन होना रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि जितना फॉर्मेशन हो रहा था उतना वो डिस्ट्रक्शन भी होने लगा। तो एक लेवल के बाद जब शुरू में O3 बन गया, ओजोनोस्फीयर बन गया, एक थिकनेस अटेन कर लिया, उसके बाद में नया O3 बनना रुक गया। क्यों? दिन में जितना बनता था यूवी रेज के प्रेजेंस में, उतना फिर से क्या होता था? डिस्ट्रॉय हो जाता था। ठीक, तो इन नेचुरल कंडीशन, या ऐसे लिख सकते हैं नेचुरली, नेचुरली, या आप नॉर्मल भी लिख दो, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन ROF of O3, ROF of O3 is equal to ROD of O3. In normal condition, rate of formation of O3 is equivalent to rate of destruction of O3. ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो इसलिए उस समय स्टार्टिंग में बनने के बाद जब ये नॉर्मल कंडीशन नॉर्मलाइज हो गया तो नो डिप्लीशन ऑफ ओजोन, तो शुरू में नो डिप्लीशन ऑफ O3, तो O3 का कोई डिप्लीशन नहीं था। हाउएवर एट प्रेजेंट, वर्तमान में क्या है? हाउएवर एट प्रेजेंट because of more release of ODS का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग, थोड़ा मैं इसको स्लाइड को अप कर दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मोर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। ठीक है, मोर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज की वजह से, हाउएवर एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ मोर रिलीज ऑफ ODS बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हाउएवर एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ मोर रिलीज ऑफ ODS by human beings into atmosphere। अब ODS क्या है? जैसे हम AC चला रहे हैं, तो HCFC निकल रहा है यहाँ से, अब ये जाएगा हवा में, एयर में जाएगा, ऊपर जलता जाएगा, जाके ओजोन को तोड़ेगा ये। इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं, इसी तरह से हम व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज निकल रहे हैं वो जाके एयर में ऊपर उठते जाएंगे और जाके ओजोन जहाँ है वहाँ उसको तोड़ेंगे। तो हाउएवर एट प्रेजेंट मोर रिलीज ऑफ ODS बाय ह्यूमन बीइंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, ROD रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ O3 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3। ठीक है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3, इसलिए अब ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। देयरफॉर ओजोन डिप्लीशन इज गोइंग ऑन, इसलिए ओजोन का डिप्लीशन होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये है कंडीशंस।
अब आप एक बार फिर से रिव्यू कर लें। देखिए हमने लिखा है फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने यहाँ पर पहले बैकग्राउंड बताया है कि सिंस वी नो दैट यूवी रेज हाईएस्ट एफिनिटी रखती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए और ये भी दूसरी रियलिटी भी हमें पता है कि 97.5% ऑक्सीजन कितने हाइट तक मिलता है, 0 हाइट से लेके ग्राउंड सरफेस से लेके 30 किलोमीटर हाइट तक 97.5% ऑक्सीजन मिलता है। तो इसका मतलब यूवी रेज को ऊपर, सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए नीचे जब आई हो इस हाइट पर 25 टू 35 किलोमीटर के हाइट जोन में आई तो उन्हें ऑक्सीजन मिलने लगा और इन्होंने ये रिएक्शन करने लगी और ओजोन को बनाने लगी। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जितना ओजोन ये बनाती हैं उतना तोड़ भी देती हैं। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेटिव स्टेज में ऐसा नहीं था, उन्होंने ओजोन पहले बना दिया खूब, उसके बाद में फिर ये जब बन गया एक लेवल का तो उन्होंने एक पैटर्न उसमें आ गया, इमर्ज हो गया कि जितना बनता था उतना बिगड़ भी जाता था, डिस्ट्रॉय भी हो जाता था। तो पाया गया कि नॉर्मल कंडीशन में डेली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन इक्वल रहता है। तो अर्लियर नो डिप्लीशन, लेकिन अब हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर दिए 1750 से 1850 के बीच में, 1750 एडी से लेके 1850 एडी के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता गया। हम लोग भी इंडस्ट्री खूब लगाने लगे, हम लोग भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीने लगे, ठीक है। तो फिर ऐसे में एक ऐसी लाइफ स्टाइल जीने लगे जिसमें कि नेचर को ज़्यादा नुकसान होने लगा। नुकसान होने का मतलब कि ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हम ज़्यादा रिलीज करने लगे, जिसकी वजह से अब ओजोन का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है देन फॉर्मेशन, इसलिए ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक्स बताया आपको, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, आरओडी से डिस्ट्रक्ट हुआ O2 फिर से रिएक्ट करके O3 बनाएगा, ये चलता रहेगा। आरओडी का मतलब रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन और आरओएफ का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है, आरओडी का मतलब रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन कि किस रेट से ओजोन डेली डिस्ट्रॉय हो रहा है और किस रेट से डेली वो फॉर्म हो रहा है। तो दोनों को वो वहाँ पर रख दिया गया और बोला जा रहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो रेट ऑफ फॉर्मेशन था, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, दोनों में इक्विलिब्रियम था। तो बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कोई भी ओजोन का डिप्लीशन नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग ज़्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज करने लगे एयर में, तो आजकल अब रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगा देन फॉर्मेशन। हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ओडीएस की लिस्ट पूछता है, फिर
कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ओजोनोस्फेयर कहाँ पर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ओडीएस के नाम अभी मैं बताऊंगा, ओडीएस के जो सब्स्टिट्यूट हैं जो थोड़ा माइल्डर डिग्री के हैं, कम हार्मफुल हैं, वो भी बताऊंगा। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो भी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मतलब हाँ, आनंद प्रताप सिंह इज आस्किंग कि मतलब ऊपर से नहीं नीचे से डिप्लेशन हो रहा। हाँ, चूंकि हम ओडीएस नीचे से भेज रहे हैं अर्थ के सरफेस से, तो यहाँ से जाके केमिकल्स तोड़ रहे हैं ओजोन को। अडॉप्शन यूनिट अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। ये आपने नोट डाउन कर लिया? चलो, यू ऑल नोटेड ने, तो लेट्स मूव अहेड। चलिए नेक्स्ट, अब हमें आपको बताना है आरओडी आरओएफ हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूवी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूवी रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूवी रेज। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग टाइप्स ऑफ यूवी रेज पढ़ेंगे। तो देखिए यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, यूवी सी फिल्टर्ड आउट हो जाती है, वो अंदर यहाँ एटमॉस्फेयर में नहीं आती है, आई मीन अर्थ पर नहीं पहुंच पाती है, ओजोनोस्फेयर रोक लेता है उसे। इसका जो वेवलेंथ है ये नैनोमीटर है, और इसका जो वेवलेंथ है 280 नैनोमीटर है, और इसका 280 नैनोमीटर से लेके 100 तक है। तो इसकी देखिए यहाँ पर इसका साइड इफ़ेक्ट, इसके आने से क्या साइड, ये तो कम्प्लीटली फिल्टर्ड आउट हो जाती है, ये आ नहीं पाती है, रोक ली जाती है, completely filtered out, filtered out by ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर इसे आने नहीं देता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था। आर यू एबल टू रिकॉल द डायग्राम? चलो अभी देखते हैं इसका साइड इफेक्ट। इसका साइड इफ़ेक्ट, तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखिए एजिंग कराती है। एजिंग मतलब आपके अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो लगेगा उनका एज ज़्यादा हो गया है, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। एजिंग एंड रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब झुर्रियाँ पड़ जाना, ठीक है। स्किन में एजिंग आ जाएगा और रिंकलिंग हो जाएगी। अगर बी आ जाए, यूवी बी आ जाए तो ब्लाइंडनेस, तो कॉर्निया बर्न करा देती हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लाइंडनेस एंड स्किन कैंसर करा सकती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल हैं, यूवी ज़्यादा हार्मफुल हैं, और ये तो कम्प्लीटली स्क्रीन्ड आउट हो जाती है। अब देखो हमने ओजोन लेयर, हाँ ओजोन लेयर हमने देखो ओजोन लेयर में यूवी ए बी सी लिखा हुआ है, तो ए
आ जाती है, ज़्यादा पार्ट में आ जाती है, बी थोड़ा कम पार्ट में आती है, सी कम्प्लीटली फिल्टर्ड आउट बाई ओजोनो लेयर, ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर के द्वारा वो कम्प्लीटली रोक लिया जाता है। ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था हम लोगों के लिए अगर ये आती, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये दोनों आती हैं, और इनके आने से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यूवी के आने से एजिंग एंड रिंकलिंग होती है, और बी के आने से ब्लाइंडनेस एंड स्किन कैंसर, और सी तो आती ही नहीं है। तो ये था प्रॉपर्टी यूवी रेज की। अब ये हुआ एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट थिकनेस ऑफ ओजोनोस्फेयर is measured by Dobson meter. Dobson meter ये भी लिख दे रहा हूँ कि इसके नाम से इसका नाम पड़ा, नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश स्कॉलर डॉब्सन नाम का एक ब्रिटिश स्कॉलर था, उसके नाम से इसका नामकरण किया गया, क्योंकि उसने ही डॉब्सन मीटर को बनाया था। वेयर वन डॉब्सन यूनिट का मतलब DU इक्वल टू पॉइंट और ठीक है, इस तरह से 1 DU इक्वल टू इतना mm और 1 mm इक्वल टू दिस मच DU। ये डॉब्सन ने बनाया था डॉब्सन मीटर, उसी से इसको मेजर किया जाता है थिकनेस को। आप इसको नोट करिए, तो देन हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पर। रेंज है, रेंज ऑफ वेवलेंथ है 400 टू 315, 315 टू 280, 280 टू 100, दिस इज रेंज ऑफ वेवलेंथ। सर वाई ओनली यूवीसी रिस्ट्रिक्टेड बाय ओजोन लेयर, दे हैव हाई एनर्जी। एक्चुअली उनके अंदर इतना ज़्यादा हाई एनर्जी होती है कि वो वहाँ पर स्कैटर्ड हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है कि जब वो आती हैं तो उनके रास्ते में जो भी वहाँ पर ओजोनोस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और भी एरोसोल्स हैं, उनसे टकरा करके वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। और दूसरी वाली जो हैं ए और बी स्कैटर्ड नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ से पास ऑन करके नीचे तक चली आती हैं। NM मीन्स नैनोमीटर, NM मीन्स नैनोमीटर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे पता चलता है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी की प्रॉपर्टी को देख करके। जहाँ तक एक जैसी प्रॉपर्टी होती है उन्हें एक लेयर, जहाँ से बदल जाती हैं उसे दूसरी लेयर कहते हैं। NM nanometer. The range of wavelength written in the bracket, kindly go through that, and so that I can move ahead on the next part.
Ozonosphere is defined on the basis of occurrence of ozone. To what extent thick zone of ozone occur in the atmosphere, that thick zone of occurrence of ozone is known as ozonosphere. हो गया, यू ऑल कंप्लीटेड. नेक्स्ट, हाँ चलो. नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट टाइम. अब देखो, अब क्वेश्चन है कि ओजोनोस्फीयर, ओजोन होल को किसने पहली बार डिस्कवर किया. तो फर्स्ट टाइम ओजोन होल was conceptualized or theorized. Conceptualized और theorized का मतलब है कि पहली बार सोचा कि ओजोन होल हो सकता है, लेकिन देखा नहीं, केवल लैब में बैठ करके एक्सपेरिमेंट करके वो गेस कर दिया कि होगा, लेकिन गया नहीं था ढूंढने. फर्स्ट टाइम ओजोन होल वाज conceptualized और theorized by Mario Molina and F. Roland. Both from USA. तो यूएस स्कॉलर, दो यूएस स्कॉलर ने मिलकर के इन 1974, ठीक है. फर्स्ट टाइम ओजोन होल वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड और थ्योराइज्ड बाय मारियो मोलिना एंड एफ शेरुड रोलैंड इन 1974. However, practically it was first discovered by British Antarctic team in 1985. However, practically it was first discovered by ब्रिटिश अंटार्कटिक टीम इन 1985. जब ये ब्रिटिश अंटार्कटिक टीम अंटार्कटिका रीजन में गई थी एक्सपीडिशन पर, मतलब रिसर्च में, तो उन्होंने पहली बार इसे प्रैक्टिकली देखा कि ओजोन होल दिख रहा है. तो ये 1985 में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि पहली बार किसने ओजोन होल को खोजा. तो ब्रिटिश अंटार्कटिक टीम. कब? 1985 में. ठीक, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर मैं पढ़ाऊं कि ओजोन होल क्या होता है. व्हाट इज ओजोन होल? फर्स्ट नोट डाउन, देन आई विल टीच यू पीपल कि व्हाट इज ओजोन होल. व्हाट इज ओजोन होल, ठीक है, एंड हाउ इट गेट फॉर्म. अभी इसको आप पहले इतना नोट डाउन करिए, then we'll discuss how ozone hole get formed. मैं इसका आंसर लिख रहा हूं. आंसर wherever in ozonosphere, wherever in ozonosphere thickness of ozone, wherever in ozonosphere thickness of ozone
is less than 220 wherever in ozonosphere thickness of ozone is less than 220-200 du, that part of ozonosphere is called ozone hole. Wherever in ozonosphere thickness of ozone is less than 220-200 du, that part of ozonosphere is called ozone hole. उसी को हम ओजोन होल कहते हैं. अब ये बना कैसे, बनता कैसे, उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए. अमित मिश्रा इज आस्किंग, सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं. दूंगा भाई, कहाँ है आपका क्वेश्चन? मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन कहाँ है. डॉप्सन मीटर कैसे यूज होता है? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप इतना जानो कि आइडियल कंडीशन में डॉप्सन मीटर को यूज किया जाता है. आइडियल कंडीशन का मतलब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर एट एसटीपी मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉलम इज इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम. अब आपने ये स्टेटमेंट 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सामान्य ताप और दाब पर एक एटमॉस्फेरिक कॉलम का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? जो परख नली में ट्यूब में 76 सेंटीमीटर मरकरी को भर दिया जाए, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी को भर दिया जाए तो जितना भार उसका होगा उतना भार पूरे एटमॉस्फेयर का नीचे से लेके ऊपर तक का एक कॉलम अगर हम सेलेक्ट कर लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट का या 1 मीटर स्क्वायर यूनिट का, तो जितना भार पूरे एटमॉस्फेरिक कॉलम का होगा उतना भार एक परख नली में भरे हुए 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर होता है. तो अब ये भार कैसे हमने मेजर किया? वो भी आइडियल कंडीशन लगा करके. कोई गया तो नहीं था यहाँ से लेके ऊपर तक मेजर करने. उसी तरह से ओजोनोस्फेयर की थिकनेस भी मेजर की गई आइडियल कंडीशन जनरेट करके, आदर्श स्थिति जो कि हो ही नहीं सकता है रियल लाइफ में. ओजोनोस्फेयर को कंप्रेस किया गया एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, और एट 1 डिग्री एट नॉर्मल प्रेशर पर, एट नॉर्मल प्रेशर पर और एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. और कंप्रेस करने के बाद उसको फिर देखा गया कि वो कितने विड्थ में श्रिंक करके रह गया. तो अब वो श्रिंक करके कितना रह गया? mm में रह गया, मिलीमीटर में रह गया, ठीक है. तो उसी को डॉप्सन मीटर से मेजर कर लिया गया, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बट वो मेजर करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा कर दिया गया. कोरोना ईयर में ओजोन होल फिल्ड हो गया था, केवल आर्कटिक वाला फिल्ड हो गया था, अंटार्कटिक वाला अभी भी रिस्टोर कर रहा है. ओजोन का पीडीएफ कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम कनेक्टेड, विल बी प्रोवाइडिंग यू, विल आस्क टू मैनेजमेंट हाउ टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ दिस पीडीएफ. ठीक है ना? आपने लिख लिया, ये लिख लिया. देखो ओजोन होल किसे कहते हैं? जहां पर ओजोनोस्फेयर की थिकनेस लेस देन 220, मतलब एक सिंगल वैल्यू नहीं है, रेंज में है. जहां पर ओजोनोस्फेयर की थिकनेस 220 हो या 220 से कम हो, कितना, जितना भी नीचे कम हो जाए, ठीक है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। अब ओजोन होल कहाँ पर होंगे, कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, ओजोन होल कैसे बनते हैं, हाउ ओजोन होल गेट फॉर्म, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। हाउ ओजोन होल गेट फॉर्म्ड। ठीक है, तो नाउ लिसन, सी, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं तो फिर स्पॉइल हो जाएगा डायग्राम। ये सन, ठीक, और ये है आपका पोलर एरिया, ये भी पोलर एरिया, इसके ऊपर ये पोलर एरियाज हैं, ये भी पोलर एरियाज हैं, ठीक। पोलर एरियाज, बहुत कन्फ्यूजन हो तो इंडेक्स बना लो। पोलर एरियाज, और बाकी ये जो खाली है वो नॉन पोलर एरिया है, नॉन पोलर एरिया है, ठीक। ये नॉन पोलर एरिया, पोलर एरिया। अब देखो पोलर एरियाज, नॉन पोलर एरियाज में मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रीचेज। तो इसी सनलाइट में यूवी रेज भी बैठा है, यूवी रेज भी सनलाइट का पार्ट है, मैक्सिमम सनलाइट और यूवी रेज रीचेज टू द सरफेस या रीचेज टू द एटमॉस्फेयर। और जो पोलर एरिया है, चाहे इस साइड का ले लो या इस साइड का, दोनों साइड के पोलर एरियाज में मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट और यूवी रेज रीचेज, ठीक। इधर भी वही हाल जो यहाँ, वही यहाँ पर भी, दोनों के कंडीशन में सेम है। यहाँ भी लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न हो, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑब्लिक यूवी रेज, ठीक है, ऐसे आएंगी। अब देखो यूवी रेज कहाँ पर कम पहुँच रही हैं, यहाँ पर पोलर एरियाज में यूवी रेज कम पहुँच रही हैं, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज इन फ्रोजन फॉर्म, O2 इज इन फ्रोजन फॉर्म, O2 इज इन फ्रोजन फॉर्म, O2 फ्रोजन फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन इधर भी फ्रोजन फॉर्म में है, यहाँ पर भी वही फ्रोजन, O2 फ्रोजन, O2 फ्रोजन, और यहाँ पर O2 क्या है, O2 इज हाईली रिएक्टिव, O2 इज हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और पोलर एरियाज में टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो अब किधर ओजोन ज़्यादा बनेगा, टेल मी वेयर ओजोन विल बी फॉर्म मोर। सो नाउ लिसन, लुक एट इट हियर, मोर ओजोन गेट फॉर्म्ड, ज़्यादा ओजोन बन जाएगा इन नॉन पोलर एरिया, नॉन पोलर एरियाज में ज़्यादा ओजोन बनता है, और इधर दोनों पोल पर क्या होगा, कम ओजोन बनेगा, लेस ओजोन, लेस O3 गेट फॉर्म्ड, ठीक है ना। पोलर एरियाज में लेस O3 बनेगा और नॉन पोलर एरियाज में ज़्यादा O3 बनेगा, इधर भी कम O3 बनेगा।
तो अब जब हमें पता चल गया कि ऐसा कंडीशन हो रहा है सनलाइट के वजह से, सनलाइट से कम यूवी रेज पहुंच रही हैं पोलर एरियाज में, सनलाइट के द्वारा मैक्सिमम यूवी रेज पहुंच रही हैं नॉन पोलर एरियाज में, और यहाँ पर जो पोलर एरियाज है वहाँ टेम्परेचर वेरी लो है, इसलिए O2 जो ऑक्सीजन है वो फ्रोजन फॉर्म में है, और ये नॉन पोलर एरिया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए O2 क्या है, हाईली रिएक्टिव है, केमिकली वो हाईली रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन कर जा रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा ओजोन बन रहा है, यहाँ पर कम ओजोन बन रहा है। अब इसी को हम ऐसे हाईलाइट कर दें। आप लोगों की, कुछ लोगों की वो है कि आप थोड़ा डायग्राम को मिनिमाइज मत करिए, तो मैं देखिए अब यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ एक छोटा सा डायग्राम। चलो नहीं, पहले आप इतना लिख लो यार, नहीं तो डायग्राम से क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। आप पहले इसको लिख लो, इसको लिखो, देन विल ड्रा द डायग्राम। हो गया डन, आपने नोट कर लिया। चलिए अब इसको मिनिमाइज करके मैं इसके साथ साथ साइड में ओजोन होल को मैं डिपिक्ट कर दे रहा हूँ कि ओजोन होल कैसा हो सकता है, किस तरह से दिख सकता है। देखो ये अर्थ है, वही सेम अर्थ, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये सेम अर्थ है, ठीक है, वही उधर वाला, ये पोलर एरियाज, ये भी पोलर एरियाज हैं, ये पोलर एरियाज हैं, सेम इंडेक्स, यही सेम इंडेक्स, पोलर एरियाज और नॉन पोलर एरियाज। अब हमें ओजोन बनाना है, तो ओजोन को हमने ऐसे पहले एक मार्किंग कर दिया। देखो यहाँ थिन लेयर ऑफ ओजोन दिखाया और यहाँ थिक लेयर ऑफ ओजोन, ठीक है,
ऐसे, इस तरह से, ठीक। देखो ये नॉन पोलर एरियाज के ऊपर हैं और ये पोलर एरियाज के ऊपर हैं। ये पोलर एरियाज हैं, ये आर्कटिक पोल है, ये आर्कटिक पोल है, और ये कौन सा पोल है, अंटार्कटिक पोल है। इधर थिकनेस कितनी है, इधर जो थिकनेस है इसकी जो हमने लिखा था वही है, जो हमने थिकनेस लिखा था 220 200 DU। ये जो थिकनेस हमने लिखा था वही है, यहाँ भी वही है थिकनेस, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 220-200 DU, ये थिकनेस है आपकी। और इधर थिकनेस कितनी है, इधर 350-300 DU, ठीक है। इधर भी थिकनेस वही है, ठीक, 350-300 DU है। तो ये नॉन पोलर एरियाज के लिए हो गई। ये नॉन पोलर एरियाज के लिए थिकनेस ज़्यादा है और पोलर एरियाज के लिए थिकनेस कम है। अब इसी को देखो, यहाँ से क्लियर हो गया कि पोलर एरियाज के ऊपर थिन लेयर ऑफ ओजोन है, नॉन पोलर एरियाज के ऊपर थिक लेयर ऑफ ओजोन है। तो जहाँ थिन लेयर है, अंटार्कटिक पोल और आर्कटिक पोल, वही ओजोन होल कहलाता है। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि आर पार दिख रहा है, ओजोन होल का मतलब है थिन लेयर ऑफ ओजोन है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द ओजोन होल। तो हाउ मेनी ओजोन होल्स आर देयर, 2 ओजोन होल्स आर देयर, one is Arctic, another is Antarctic. Which one is smaller and which one is bigger? तो smaller in size and restored। अच्छा, ओजोन होल क्या, देखो नेचुरली बना है, लेकिन उसको हम लोग ओडीएस रिलीज कर करके, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज रिलीज करके इसे और बड़ा करते जा रहे थे। लेकिन कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ उसमें रिस्टोर हो गया, स्मॉलर इन साइज एंड रिस्टोर्ड टू इट्स नॉर्मल साइज। ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, जो कोविड का लॉकडाउन हुआ था उसमें नॉर्मल साइज में रिटर्न हो गया। पहले और बड़ा हो गया था, फिर ये नॉर्मल साइज में रिटर्न हो गया। और अंटार्कटिका सी बिगर इन साइज एंड will be restored to its normal size by 2050, ठीक है ना। by 2050 AD तक ये अपने नॉर्मल साइज में रिटर्न हो जाएगा। धीरे धीरे ये रिटर्न हो रहा है। ये इतना बड़ा हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया तक आ गया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में हर घर में स्किन कैंसर हो रहा था इसके वजह से, वो जो अल्ट्रावायलेट रेज के आने की वजह से। तो इसका नॉर्मलसी होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसके लिए एक्शन लिए गए, स्टेप्स उठाए गए कि इसको ओडीएस को फेज आउट किया जाए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज को फेज आउट किया जाए। तो धीरे धीरे नॉर्मलसी में रिटर्न हो रहा। बाय 2050 तक इट विल बी रिटर्निंग टू इट्स नॉर्मल साइज, नेचुरल साइज, ठीक है। तो ये है कंडीशंस। अब आप इसको भी लिख लीजिए।
सर ड्यू का फुल फॉर्म डॉप्सन यूनिट, ड्यू का फुल फॉर्म डॉप्सन यूनिट है। मतलब सर नॉन पोलर में नो ओजोन होल, या नॉन पोलर में हम लोग के जो हमारा इंडिया है सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, यहाँ पर कोई ओजोन होल नहीं है, लेकिन हर जगह ओजोन डिप्लीट हो रहा है, 4% डिप्लीट हो गया है। देन इट्स नेचुरल साइज, जो नेचुरल साइज में है उसका 4% ये डिप्लीट हो गया है हर जगह। ठीक है, अब देखो यार राइट साइड लेफ्ट साइड का डायग्राम अब पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा एक साथ हो करना। अब आप देख लो, ये है राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों डायग्राम एक साथ देख लो। वी आर सपोज टू नाउ कंप्लीट द ओजोन होल एंड ओजोन चैप्टर। इसके बाद में हमें बताना है कि ओडीएस कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ ओडीएस, और फिर उसका सब्स्टिट्यूट बताना है। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो यहीं पर, लिस्ट ऑफ ओडीएस। लिस्ट ऑफ ओडीएस, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। तो पहला क्या है, सीएफसी, सीएफसी ये तो पता ही है आपको, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, सीएफसी। देन हेलॉन्स, हेलॉन में हुई क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। देन CCl4, कार्बन, टेट्राक्लोराइड जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में जो यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला पॉइंट नेक्स्ट है मेथिल क्लोरोफॉर्म, देन मेथिल ब्रोमाइड, देन ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ओडीएस, ये लिस्ट ऑफ ओडीएस हैं। अब इनसे भी कम हार्मफुल इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए गए हैं, उनका भी नाम लिख दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, देन आई विल मेक यू टू राइट डाउन द सब्स्टिट्यूट ऑफ ओडीएस। देखो जो आर्कटिक पोल है वहाँ पर जब लॉकडाउन हुआ था अपने यहाँ कोविड-19 या कोविड-19 जब आया था तो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उसी समय इंडस्ट्री शट डाउन हो गई थी, वेहिकुलर पॉल्यूशन जीरो हो गया था ऑलमोस्ट। तो जो आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन होल था अपने नॉर्मल नेचुरल साइज में रिटर्न कर गया, ठीक है, बाई ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। और बोला जा रहा है जो अंटार्कटिक का ओजोन होल है इट विल बी रिटर्निंग टू इट्स नेचुरल साइज बाय 2050। सर जो 4% डिप्लीटेड ओजोन लेयर है वो रिस्टोर होगा कि नहीं, वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर दैट एज वेल, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिस्टोर कर लें। ठीक है, सर येलो इंक वाले भी सब्स्टिट्यूट हैं,
नहीं नहीं, ये सब इसी के पार्ट हैं। लिस्ट ऑफ ओडीएस, लिस्ट ऑफ ओडीएस में देखो इतने हैं, जो इधर और इधर लिखे गए हैं सब ओडीएस हैं। अभी सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट अब लिखने जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूट ऑफ ओडीएस, ये जो ओडीएस हैं इनसे कम हार्मफुल इनके सब्स्टिट्यूट, इनके जगह पर कुछ जो यूज किए जा रहे हैं वो ये हैं। इसको हम HFC भी बोलते हैं। क्या नाम है इनका? हाइड्रो फ्लोरो कार्बन। दूसरा नाम है इनका PFC, पर फ्लोरो। पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है। तीसरा नाम है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, HFC, PFC, SF6, NF3। तो ये सब्स्टिट्यूट हैं ओडीएस के, जो कि उनके जगह पर, ओडीएस के जगह पर यूज किए जा रहे हैं। ये कम हार्मफुल हैं देन देयर ओडीएस। इसको नोट डाउन करिए, देन विल मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट। सर ओजोन होल की थिकनेस तो 220 से लेस हो तो ओजोन होल, तो फिर अंटार्कटिक पे ओजोन होल ग्रेटर कैसे हो गया? एक्चुअली अंटार्कटिक एरिया में ज़्यादा दूर तक ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं, तो ज़्यादा दूर तक ऑक्सीजन फ्रोजन फॉर्म में है, और जब ज़्यादा दूर तक ऑक्सीजन फ्रोजन फॉर्म में होगा तो फिर यूवी रेज के आने के बावजूद भी देयर इज़ नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3। तो काफ़ी दूर, काफ़ी लार्जर एरिया में, बहुत बड़े एरिया में O3 बहुत कम बनता है या नहीं बनता है। इस वजह से वहाँ पर लार्जर एरिया में ओजोन की जो थिकनेस है वो बहुत ही थिन हो गई है, और ड्यू टू दैट फैक्टर वहाँ पर ओजोन होल का साइज बड़ा हो गया है। सर सब्स्टिट्यूट ऑफ ओडीएस से क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट ऑफ ओडीएस को इसलिए लाया गया कि ये कम हार्मफुल हैं, देयर द पेरेंट मटेरियल। जैसे CFC के जगह पर आजकल, CFC के जगह पर आजकल AC में HFC यूज किया जाता है। तो CFC ज़्यादा खतरनाक था, HFC उससे थोड़ा कम खतरनाक है। तो अब उसके जगह पर जो काम चलाने वाला सब्सटेंस सब्स्टिट्यूट है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सर सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? पर फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हेलॉन लिखा है। हेलॉन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये इसके मेंबर हैं, ठीक हो गया, डन। थोड़ा फास्ट लिखो। सर CO2 भी डिप्लीट कर सकता है? नहीं, CO2 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो ओडीएस नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑफ
डिप्लीशन ऑफ ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोनोस्फीयर और ओजोन। तो साइड इफेक्ट का मतलब ओजोन डिप्लीट होगा तो यूवी रेज आएंगी, ठीक है, दैट इज एंट्री ऑफ यूवी रेज इन ट्रोपोस्फेयर, एंट्री ऑफ यूवी रेज इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एंट्री ऑफ यूवी रेज इन ट्रोपोस्फेयर। तो जब एंट्री हो जाएगी यूवी रेज की ट्रोपोस्फेयर में तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो देखो, पहला साइड इफेक्ट है ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। दूसरा है स्किन कैंसर। तीसरा है, पहला ब्लाइंडनेस, दूसरा स्किन कैंसर, तीसरा रिडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, रिडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट डीएनए म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन। नेक्स्ट डेथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अननेचुरल डेथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अननेचुरल डेथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अननेचुरल डेथ ऑफ फ्लोरा, ठीक है, अननेचुरल डेथ ऑफ फ्लोरा। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये यूवी रेज के आने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस पर स्टेप्स क्या लिए गए होंगे? तो मैं इधर लिख रहा हूँ, स्टेप्स टेकन टू फेज आउट, स्टेप्स टेकन टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, स्टेप्स टेकन टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन इन 1985। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ये यूरोप का एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहाँ का एक कैपिटल, उसका कैपिटल है। सेकेंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में साइन हुआ था और इफेक्टिव कब हुआ? WEF इफेक्टिव हुआ 1990 में, ठीक है, 1990 में हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा का सिटी है, सिटी ऑफ कनाडा। तीसरा अभी हुआ किगाली एग्रीमेंट, किगाली कहाँ है? कैपिटल ऑफ रवांडा। कैपिटल ऑफ रवांडा। किगाली एग्रीमेंट साइंड इन 2016। WEF इन 2019। ये फोर्स में कब आया? 2019 में आया। और इसका एम क्या है? इट्स ए स्पेसिफिक एम इज, इट्स ए स्पेसिफिक एम इज to cut down 85% HFC to cut down 85% HFC। अब ये अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग टारगेट डेडलाइन है।
अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग डेडलाइन है। जैसे फॉर इंडिया 85% कट डाउन ऑफ HFC by 2047 for European Union, for यूरोपियन यूनियन, यू का मतलब यूरोपियन यूनियन। ये मैं यहाँ फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप पूछेंगे अभी ये यू क्या है, तो मैं यू पहले बता दे रहा हूँ। 85% कट डाउन बाई 2032। क्या कट डाउन? HFC कट डाउन, ठीक है ना। HFC कट डाउन बाई 2032 for USA, for USA 85% cut down HFC by 2032। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग डेडलाइन दिया गया है, लेकिन यूनिट सबको सेम कर दिया गया। सबको 85% ही घटाना है, लेकिन टाइमलाइन अलग अलग दिया गया। तो पहले आप इधर से नोट कर रहे होंगे, आप नोट कर लीजिए। इधर तो नोट हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं इधर स्लाइड मूव कर दे रहा हूँ। ए स्टेप्स टेकन टू फेज आउट ओडीएस को फेज आउट करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए। वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ये WEF क्या है? विद इफेक्ट फ्रॉम। कब से लागू हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम। विद, W का मतलब विद, E का मतलब इफेक्ट, F का मतलब फ्रॉम, ठीक है। और किगाली एग्रीमेंट तो ये 2016 में साइन किया गया। WEF हुआ 19 में। इसका एम क्या है? 85% HFC को घटाना है और अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग टाइम लाइन है, ये लिख दिया गया है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। ओडीएस को भी और ओडीएस के सब्स्टिट्यूट को भी कट डाउन करना है। सर सीएफसी हटा के एचएफसी लाया गया। हाँ, एचएफसी को भी कट डाउन किया जा रहा है। हाँ, एचएफसी को भी अब कट डाउन किया जा रहा है, क्योंकि इससे भी माइल्डर अब वर्जन ढूंढा गया है, जिसकी वजह से एसी का, एयर कंडीशनर का कॉस्ट बढ़ जा रहा है। 60,000 62,000 हो जा रहा है। अभी 30,000 के आसपास एसी मिल जाती है। सर 220-200 DU ये नॉर्मल साइज है पोल पर। हाँ, इतना नॉर्मल है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास थोड़ा मैं अर्ली छोड़ूंगा, आज यहीं तक। और इसमें हम लोग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे थे। तो अब क्या रह गया है उसमें, हम लोगों को जो रह गया है ग्रीन हाउस गैस बताना है, और फिर ओशन एसिडिफिकेशन बताना है, उसका सोल्यूशन बताना है। तो कल स्टार्टिंग में 1 आवर में वो हो जाएगा। और टुमारो आई विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द PDF ऑफ क्लाइमेट चेंज। 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, उसका PDF कल हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो कल क्लाइमेट चेंज खत्म होगा, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थोड़ा आज अर्ली छोड़ रहा हूँ, ठीक। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कल भी सेम टाइम रहेगा 5 to 9।